We are starting with a new topic of CA Foundation, सिंगल एंट्री। ओल्ड कोर्स में ये वाला टॉपिक नहीं था। थोड़ा बैकग्राउंड में साउंड है बट चला के ले लो। नाउ आई हैव टू स्टार्ट। बैकग्राउंड में एक प्रोसेशन जा रहा है, उसकी साउंड है, बट यू विल बी एबल टू हियर मी। राइट द नेम ऑफ द टॉपिक, सिंगल एंट्री। इसका और एक नाम है अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, गिव दिस हेडिंग, अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सब लोग ये हेडिंग दे दो। नाउ द लेवल ऑफ इनकम्प्लीटनेस। ये सिंगल एंट्री कोई अकाउंटिंग का सिस्टम नहीं है। सिंगल एंट्री इज नॉट एनी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इनफैक्ट जिसको अकाउंट्स नहीं आता है ना, वो अकाउंटिंग जब करता है तो उसको सिंगल एंट्री बोलते हैं। जिसको अकाउंटिंग आती ही नहीं है और वो अकाउंटिंग करेगा तो कुछ आइटम्स का वो डबल इफेक्ट देगा, कुछ आइटम्स का सिंगल इफेक्ट देगा और कुछ आइटम्स का कोई इफेक्ट ही नहीं देगा। सो उसी को सिंगल एंट्री बोला जाता है। सो बेसिकली इनकम्प्लीट अकाउंट्स, इनकम्प्लीट अकाउंट्स। आज एक पान वाला है, तुम पान वाले के पास जाते हो, उसको अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं मालूम है। अगर तुम पान वाले से एक पान खाते हो तो तुम वो पहली एंट्री ये थोड़ी पास करता है, डेटर्स टू सेल्स। फिर उसके बाद में जब तुम पैसा देते हो तो कैश टू डेटर्स। वो कोई डबल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो करता है। जो याद रह गया वो लिख देता है, जो याद नहीं रह गया वो जाता है। एंड ऑफ द डे वो ये देख लेता है खाली कितना उसका टोटल मॉर्निंग में मटेरियल लाया था और शाम को उसके कैश बॉक्स में कितना पैसा है। सपोज 100 रुपये का सामान लेके आया था, मटेरियल लेके आया था, और शाम को अगर 150 रुपये है तो 50 रुपया कमा लिए। वो कोई प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन्ड प्रॉपरली। सम आइटम्स विल हैव डबल इफेक्ट, सम आइटम्स विल हैव सिंगल इफेक्ट एंड सम आइटम्स विल बी लेफ्ट ओवर, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। मेरे को याद है, मैं मेरे ऑडिट के टाइम पे, जब मैं ऑडिट व्हेन आई वाज स्टूडेंट, और हमारे टाइम पे ऑडिट सीए इंटर से शुरू हो जाती थी। अब तो सीए इंटर पास होने के बाद ऑडिट करते हो तुम लोग। सो आई रिमेंबर इन ऑडिट आई वेंट टू वन पर्टिकुलर फर्म। मैं एक जगह पे गया था ऑडिट करने, और उनका पैकिंग का बिजनेस था। पैकिंग का बिजनेस का मतलब होता है ये जो होते हैं ना फैब्रिक होते हैं ना, फैब्रिक। तुम कोई भी दुकान में कपड़ा खरीदने को जाते हो तो वहाँ पे फैब्रिक होता है। तुमको 1 मीटर 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तुम कपड़े लेके शर्ट या ट्राउजर्स बनाते हो टेलर के पास जाके। तो ये जो फैब्रिक है ना, तुमको मालूम होगा फैब्रिक एक ऐसी स्टिक होती है, और ये जो स्टिक होती है ना, इसमें फैब्रिक रोल किया होता है। तुमको जितना मीटर चाहिए वो खींच के निकालेगा, कट करके दे देगा। तो ये जो मैं जिसके पास ऑडिट करने गया था ना, वो ये फैब्रिक बेचता नहीं था, बट वो फैब्रिक की पैकिंग करता था। इसका मतलब है, पैकिंग का मतलब है, ये जो स्टिक है ना, ये स्टिक पे वो स्टिक पे फैब्रिक रोल करके, ये स्टिक पे पूरा फैब्रिक रोल होता था। जितने भी क्लॉथ मर्चेंट्स थे वो ये पैकिंग वाले को अपना फैब्रिक देते थे और पैकिंग का काम इससे कराते थे। ये लकड़ी पे फैब्रिक को रोल करता था और रोल करके प्लास्टिक शीट से उसको कवर कर देता था। और साथ में एक काम और करता था, ये अगर किधर भी डिलीवर कराना है ना, कुरियर करना है, तो ये कुरियर का भी काम कर देता था। तो इसका छोटा सा बिजनेस था पैकिंग का। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ने लगा और ये ऑडिट लिमिट पार कर गया। मैं 90s की बात बता रहा हूँ। 90s में ऐसा था, अगर कोई भी बिजनेसमैन का टर्नओवर अगर 60 लाख क्रॉस कर जाए, आप तो आज तो ये सीआर में हो गया है,
कोई भी बिजनेसमैन का अगर टर्नओवर 60 लाख क्रॉस कर जाए तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ही नहीं पड़ते थे, उसको ऑडिट भी करवाना पड़ता था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग भी करानी पड़ती थी। तो ये कालबा देवी में इनका ऑफिस था और कालबा देवी में पूरा कपड़ा बाजार है, सारे क्लॉथ मर्चेंट्स उधर ही है। तो जैसे इसने पैकिंग का बिजनेस चालू किया, पहले सारे क्लॉथ मर्चेंट्स अपने खुद की पैकिंग का काम खुद ही करते थे, लेकिन जैसे इसने पैकिंग का बिजनेस चालू किया, इट वाज अ इनोवेटिव थिंकिंग कि कोई खाली पैकिंग का काम करने के लिए बिजनेस चालू नहीं करता था उस टाइम पे। इसने जैसे ही पैकिंग का बिजनेस शुरू किया, जितने भी कालबा देवी में क्लॉथ मर्चेंट्स है, उनको एक आइडिया आ गया, बोले अपना पैकिंग का काम बंद कर देना, क्योंकि एक तो कालबा देवी में उनके पास जगह बहुत छोटी छोटी होती है, उतनी छोटी जगह में पैकिंग का भी काम करते हैं तो और जगह कम पड़ती है। बोले पूरा पैकिंग का काम है ना आउटसोर्स कर देते हैं, और कंप्लीट पैकिंग का काम इनको आने लग गया। पूरे कालबा देवी का पैकिंग का काम ये करने लग गए एंड हिज टर्नओवर एक्सीडेड 60 lakhs। अच्छा, टर्नओवर उस टाइम पे 60 lakhs पे ऑडिट होता था, तो जैसे ही 60 lakhs टर्नओवर ऑडिट हो गया क्रॉस, इसने चार्टर्ड अकाउंटेंट को कांटेक्ट किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज माय बॉस, जहाँ पे मैं आर्टिकल स्टूडेंट था, और मेरे को ऑडिट करने को भेजा कि ये ट्रेडर है, इनफैक्ट ये पैकिंग का बिजनेस है इनका, और इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करनी है। ऑडिट मीन्स चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब मैं वहाँ पे गया ना, तो मैं चेक क्या करूँ? अरे तुम एग्जाम का पेपर लिखोगे तो कोई चेक करेगा ना, तुम लिखोगे नहीं तो कोई चेक क्या करेगा? मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेकिंग करने गया और जाके मेरे को मालूम पड़ा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ठिकाना ही नहीं है। कुछ ट्रांजैक्शंस का तो उन्होंने डबल इफेक्ट दे रखा था। आज अगर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है। सपोज 100 रुपीज डेबिट लिखा है तो 100 रुपीज क्रेडिट होना चाहिए। तो कुछ ट्रांजैक्शंस का तो डबल इफेक्ट दिया था, कुछ ट्रांजैक्शन का खाली सिंगल इफेक्ट दिया था, डेबिट में लिख दिया क्रेडिट में नहीं लिखा, क्रेडिट में लिख दिया डेबिट में नहीं लिखा, और कुछ ट्रांजैक्शंस उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किए थे। कुछ ट्रांजैक्शंस उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किए थे। तो बताओ, ऐसी कंपनी का ट्रायल बैलेंस टैली होएगा क्या? तुम्हारे चैट बॉक्स ओपन है, बताओ ऐसी कंपनी का कभी ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि कुछ ट्रांजैक्शंस का तो डबल इफेक्ट दे देते हैं? दिया है डबल इफेक्ट। कुछ ट्रांजैक्शंस का खाली सिंगल इफेक्ट, डेबिट लिखा क्रेडिट नहीं लिखा, क्रेडिट लिखा डेबिट नहीं लिखा, और कुछ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर इनकी ट्रायल बैलेंस बनाने जाओ तो इनकी ट्रायल बैलेंस टैली होगी ही नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगी तो इनका फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बनेगा। फाइनल अकाउंट्स भी नहीं बनेगा, ना ट्रेडिंग अकाउंट, ना पीएनएल अकाउंट, ना फाइनल अकाउंट्स, कुछ नहीं बनेगा। तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। क्या है ना, इधर सिंगल एंट्री सिस्टम कोई सिस्टम नहीं है। सिंगल एंट्री वो लोग फॉलो करते जिनको अकाउंट्स नहीं आता है। फिर मैंने उनको पूछा कि आप लोगों के पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं है तो क्या ऑडिट करोगे, क्या ऑडिट करूं मैं? सो ही टोल्ड मी वेरी फ्रैंकली, बोलते हम लोगों का बहुत छोटा सा बिजनेस था, हम लोग ने नहीं सोचा था कि हम इतना बड़ा बिजनेस कर लेंगे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, और हम कोई प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं करते थे, ऑल ऑफ अ सडन पूरे इंडस्ट्री का काम हमको मिल गया और हमारा काम बहुत बड़ा हो गया। तो अब आप ही हमको हेल्प करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में। तो मैंने उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में हेल्प की। मैंने क्या किया बता देता हूँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ये फाइंड किया कि इनका लेवल ऑफ इनकम्प्लीटनेस क्या है। व्हाट इज देयर लेवल ऑफ इनकम्प्लीटनेस? बच्चों लिखो, तुम लोग भी लिखो साथ में, क्योंकि अकाउंट्स इनकम्प्लीट है वो तो मालूम है, लेकिन लेवल ऑफ इनकम्प्लीटनेस क्या है? लिखो सब लोग, लेवल ऑफ इनकम्प्लीटनेस। हाँ, लेवल ऑफ इनकम्प्लीटनेस। तो सबसे पहले मैंने ये फाइंड किया इनका अकाउंट्स हाईली इनकम्प्लीट है या रीजनेबली कंप्लीट है। तो लेवल ऑफ इनकम्प्लीटनेस में तुमको दो टाइप के लेवल्स मिलेंगे। फर्स्ट साइड, records are highly incomplete. Records are highly incomplete.
records are highly incomplete, और दूसरे साइड records are reasonably complete. Records are reasonably complete. और मैंने ये फाइंड किया उनका रिकॉर्ड्स हाईली इनकम्प्लीट है, उनके पास कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है, उनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स हाईली इनकम्प्लीट है, बिकॉज रिकॉर्ड्स वेर हाईली इनकम्प्लीट. अब वो मेरे पीछे पड़ गए, बोले ठीक है हमारे रिकॉर्ड्स तो कंप्लीट नहीं है बट हमको नेट प्रॉफिट निकाल के दो. तो मैंने उनका नेट प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका फॉलो किया. इनफैक्ट मैंने नेट प्रॉफिट फाइंड करने का तरीका निकाला. अगर रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है, हाईली इनकम्प्लीट है, तुम्हारे पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स ही नहीं है, तो हम लोग उनका नेट प्रॉफिट तो फाइंड कर सकते हैं. लिखो टू फाइंड नेट प्रॉफिट. टू फाइंड नेट प्रॉफिट, ऐसे कंपनीज का, ऐसे फर्म्स का अगर तुमको नेट प्रॉफिट फाइंड करना है तो हमको फॉलो करना पड़ेगा कैपिटल कंपैरिजन अप्रोच. रिकॉर्ड्स हाईली इनकम्प्लीट का मतलब है कोई रिकॉर्ड्स नहीं उनके पास, हमको जाना है, हमको ही मेहनत करनी है. तो ऐसे कंसर्न का अगर नेट प्रॉफिट फाइंड करना है ना, तो उनका नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हम लोग फॉलो करेंगे, वी विल फॉलो, देखो फॉलो कैपिटल कंपैरिजन अप्रोच. फॉलो कैपिटल कंपैरिजन अप्रोच. लिखो सब लोग कैपिटल कंपैरिजन अप्रोच. अभी कैपिटल कंपैरिजन अप्रोच क्या है? व्हाट इज दिस कैपिटल कंपैरिजन अप्रोच? ये वही अप्रोच है जो तुम लोग ने FIJC में भी सीखा है. वैसे तुम्हारे सिलेबस में था, कॉलेज में कराया क्या नहीं कराया मेरे को नहीं मालूम. इसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. वी कॉल इट एज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. लिखो सब लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, कैपिटल कंपैरिजन अप्रोच और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड. सो सिंगल एंट्री अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिनका अकाउंट्स इनकम्प्लीट होता है उसको सिंगल एंट्री अकाउंटिंग बोलते हैं. कोई ये सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग नहीं है. दिस इज नॉट एनी सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग. जो कंसर्न अकाउंटिंग नहीं जानता वो प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बनाता, उसी को सिंगल एंट्री बोलते हैं. अच्छा, रिकॉर्ड्स हाईली इनकम्प्लीट है, ये साइड में बाद में जाऊंगा. अगर रिकॉर्ड्स रीजनेबली कंप्लीट होता है तो कैसे अकाउंटिंग करेंगे मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि करंटली मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंस से डील कर रहा हूँ. कि जब मैं वहाँ पे गया और ये पैकिंग बिजनेस वालों के यहाँ पे गया और मैंने देखा कि वहाँ पे कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं है उनके पास कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड ही नहीं है. तो फिर मैंने उनकी अकाउंटिंग कैसे की, उनकी कैसे मैंने अकाउंटिंग की वो मैं बता रहा हूँ. मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू किया और ये जो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ उसको मैं इलस्ट्रेशन 1 बना दूंगा ताकि तुम्हारे लिए एक सीधा सीधा एग्जाम्पल बन जाए. लिखो सब लोग एग्जाम्पल वन. फ्रॉम द फॉलोइंग details, find out profit earned. Find out profit earned by प्रमोद एंटरप्राइजेस. उनका नाम एक्चुअली प्रमोद एंटरप्राइजेस ही था. प्रमोद एंटरप्राइजेस for the year ended Pramod Enterprises for the year ended 31st March 2024. For the year ended 31st March 2024.
हाँ मैं तुमको डिटेल्स दे रहा हूँ। नेक्स्ट लाइन पे एक लाइन ड्रॉ करो, उसको क्लोज करो, ड्रॉ लाइन एंड क्लोज इट। फर्दर 7 लाइन्स, हाँ उसके बाद 7 लाइन्स रख लो एंड 2 अमाउंट कॉलम बना लो। प्रॉपर स्केल पेंसिल से बनाना, इट शुड बी प्रॉपर, फ्री हैंड ड्राइंग मत करते बैठना। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न बाय प्रमोद एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। आर यू ऑल रेडी विद दिस? सबका यहां तक रेडी है? Yes, I'm asking all of you. Okay. पहले कॉलम में लिखोगे 1 अप्रैल 2023। दूसरे कॉलम में 31st March 2024। अब उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन मैंने लेनी शुरू की। मैंने उनको पूछा आप जो प्रीमाइजेस में काम कर रहे हो क्या वो प्रीमाइजेस आपका है? उन्होंने बोला यस ये प्रीमाइजेस मेरा है। तो 31st March 24 मैंने उनको पूछा मेरे को आपका एग्रीमेंट की कॉपी दिखा दो, आपने जब ये जगह खरीदी थी मेरे को एग्रीमेंट दे दो, जो भी साल में खरीदी थी वो साल में जो वैल्यू में खरीदी थी ओवर द पीरियड में डेप्रिसिएशन माइनस करके मैं आज की वैल्यू निकाल के ले आया। लेट्स सपोज आज की वैल्यू है 12,000। मैं उनको पूछते जा रहा हूँ। फिर मैंने पूछा कि आपके यहाँ पे जो ऑफिस में फर्नीचर पड़ा है वो फर्नीचर आपने खुद ने बनाया क्या खरीदा है? उसने बोला मैंने खरीदा है। तो खरीदा है तो मेरे को इसकी वैल्यू बताओ। उन्होंने मेरे को बिल बता दिया और उसके अकॉर्डिंग आज की वैल्यू है 5,000 रुपीज़। उसके अकॉर्डिंग आज की वैल्यू है 5,000। फिर मैंने पूछा कि आपके पास जो आप फैब्रिक को पैकिंग करते हैं तो आपके पास स्टिक होगी और जो आप उसको कवर करते हो प्लास्टिक में तो वो प्लास्टिक का स्टॉक भी होगा, तो आपके पास कुछ ना कुछ स्टॉक भी होगा। तो उसने मेरे को स्टॉक की डिटेल्स दी। बोलता है 31st March 2024 को मेरे पास 10,200 का स्टॉक था। उसने डिटेल मेंटेन कर रखी है इसकी। फिर मैंने पूछा जितने लोगों का आपने काम करके दिया कितने लोगों का 31st March 24 को पैसा बाकी है? अब कोई बिजनेस करता है तो इतना तो मालूम है ना किस किस से पैसा लेना है। तो उसने तुरंत मेरे को उसकी लिस्ट बता दी डेटर्स की और बता दिया 15,000 रुपये लेना बाकी है, 15,000 रुपये लेना बाकी है। फिर मैंने उनको पूछा आप कैश कितना रखते हो पॉकेट में, कितना कैश रखते हो पॉकेट में? बोलते 31st मार्च के दिन मेरे पास 600 रुपये का कैश पड़ा था। चलो सो ये डिटेल्स मैं पूछते जा रहा हूँ वो बताते जा रहे हैं, मैं पूछते जा रहा हूँ वो बताते जा रहे हैं। फिर मैंने पूछा आपका कोई बैंक अकाउंट है क्या? उसने बताया हाँ बैंक अकाउंट है। और मैंने बैंक स्टेटमेंट देखा तो बैंक स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा था, 1,500 का ओवरड्राफ्ट बैलेंस चल रहा था। तो मैंने लिख दिया बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर मैंने बोला जो सप्लायर से आप ये स्टिक और प्लास्टिक ये जो आपके स्टॉक को परचेज करते हो वो सप्लायर को कुछ पेमेंट देना बाकी था क्या 31st मार्च को? तो जैसे उसने डेटर्स की लिस्ट बना रखी थी ना, उसने क्रेडिटर्स की भी लिस्ट मेरे को बता दी। बोलते हाँ 31st मार्च को 4,900 रुपीज़ बाकी है। बच्चों साथ साथ में लिखते जाना तुम लोग भी। तो मेरे को 31st मार्च 2024 की सारे डिटेल्स मिल गई। फिर मैंने पूछा और सोच समझ के बता दो और कोई एसेट्स या लाइबिलिटीज़ है क्या आपकी? तो उसने बोला नहीं कोई एसेट्स लाइबिलिटीज़ नहीं है। चलो ठीक है अच्छी बात है। अब मैंने ये बेसिस पे है ना ये सब की 1 साल के पहले की वैल्यू फाइंड कर ली कि
फर्नीचर अभी तक डेप्रिशिएट नहीं किया हुआ है, तो पिछले साल भी यही वैल्यू थी और एडिशन हुआ नहीं है। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएट नहीं हुई है प्रीमाइजर्स, तो प्रीमाइजर्स की भी यही वैल्यू है। और उससे मैंने एक साल पहले के स्टॉक की डिटेल्स मांगी, तो वो स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स की डिटेल्स मेंटेन करता है। उसने बताया एक साल पहले 1 अप्रैल 2023 को 8500 का स्टॉक था। डेटर्स की डिटेल मांगी तो बताया उसने डेटर्स था 10,500 का, 10,500 का डेटर्स था। ये डिटेल्स जो है उसके पास, और बताता है कि मैं 500 या 600 रुपये रखता हूँ जेब में, तो मैंने अंदाजे से 500 रुपये ले लिया कि ये बार 600 लिया है तो चलो 500 रुपये का कैश होगा। और बैंक स्टेटमेंट देख के मालूम पड़ा पिछले साल कोई ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं था। पिछले साल बैंक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं, बैंक बैलेंस था 1000 रुपीज़ का। और क्रेडिटर्स की लिस्ट उसने मेरे को दिखा दी और बता दिया दैट बिगनिंग ऑफ द ईयर में 3800 क्रेडिटर्स को देना बाकी था। देख लो, मैंने कोई इनकम और एक्सपेंसेस की डिटेल्स नहीं ली उससे, क्योंकि उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना इनकम का रिकॉर्ड है ना एक्सपेंस का रिकॉर्ड है। मैं पूछते गया प्रीमाइजर्स जहाँ पे बैठे आपका है क्या, ये फर्नीचर आपका है क्या, स्टॉक कितना रखते हो, डेटर से कितना लेना है और कैश कितना रखते हो जेब में। बैंक स्टेटमेंट से बैंक बैलेंस मिल गया, क्रेडिटर्स की लिस्ट थी उसके पास। तो ये सब इंफॉर्मेशन मैंने गेन कर ली, और ये साल के एंड की भी और ये पिछले साल बिगिनिंग ऑफ द ईयर की भी। सो करंट ईयर के एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द ईयर की मैंने डिटेल्स अरेंज कर ली इसकी। और ये डिटेल्स अरेंज करने के बाद में मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेने गया। मैंने पूछा मिस्टर प्रमोद, तुम एवरी ईयर कितना घर पे पैसा लेके जाते हो, हाउस होल्ड ड्रॉइंग्स कितना है? तो उसने बताया, बोला मैं 5,000 रुपया हर साल अपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए बिजनेस से विड्रॉ करता हूँ। तो मेरे को इसकी एक डिटेल और मिल गई, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। आई गॉट वन मोर इन्फॉर्मेशन, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अभी तक तो मैं इंफॉर्मेशन गेन कर रहा हूँ। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ₹5,000। मैंने अभी तक उसके प्रॉफिट पे काम चालू नहीं किया, मैं उससे इंफॉर्मेशन गेन कर रहा था। तो उसने बता दिया ड्रॉइंग्स 5,000 का है। और फिर मैंने देख लिया बिल्डिंग है और फर्नीचर है, तो डेप्रीसिएशन जो चार्ज होगा ना, मैंने बिल्डिंग पे 5% डेप्रीसिएशन और फर्नीचर पे 10% डेप्रीसिएशन डिसाइड कर लिया। सो डेप्रीसिएशन एट द रेट 5% ऑन बिल्डिंग, ये इंफॉर्मेशन मैंने फिलअप कर दी कि बिल्डिंग को डेप्रीशिएट तो करना पड़ेगा, एंड 10% ऑन फर्नीचर, एंड 10% ऑन फर्नीचर। ये लो, डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर फिक्स हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैंने उसको पूछी कि तुम्हारे जो कस्टमर्स है, डेटर्स है, वो पैसा डुबाते हैं क्या? हाँ, बोले 10% तो डूब ही जाता है। तो मैंने एक आरडीडी क्रिएट करने का सोच लिया, आरडीडी एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। तो ये जो मैं कंपनी में ऑडिट करने गया था ना, पैकिंग का बिजनेस था इनका, उनसे मैंने इंफॉर्मेशन गेन कर ली और ये इंफॉर्मेशन मैंने वर्कआउट करके रख ली। अब ये इंफॉर्मेशन से मैं उनका प्रॉफिट वर्कआउट करूंगा। बच्चों, इनके पास कोई इनकम की डिटेल नहीं है, कोई एक्सपेंस की डिटेल नहीं है, इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फिर भी मैं इनका फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा। फाइनल अकाउंट्स क्या, मैं इनका प्रॉफिट वर्कआउट करके दूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, सुन लो। मेरे पास सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल्स है, मेरे पास सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की डिटेल है। मैं इनका प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, सुनो। मैं अगर बैलेंस शीट बनाऊं, इफ आई प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में एसेट्स लिखूंगा। लेट सपोज 10,000 रुपये का एसेट्स है, लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटीज लिखूंगा, 8,000 की लाइबिलिटीज है। तो अगर मैं ये बैलेंस शीट क्लोज करूं, 10,000 एसेट्स, 8,000 लाइबिलिटीज, अगर मैं बैलेंस शीट को क्लोज करूं तो मेरे को बैलेंस बचेगा 2,000। हम लोग ने एक अकाउंटिंग इक्वेशन सीखा हुआ है, दैट कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। तो ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल ही होगा ना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। बच्चों बोलो यस और नो, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट। अगर एसेट मालूम है, लाइबिलिटीज मालूम है,
तो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। यस एवरीबॉडी। और ये मैंने बैलेंस शीट बनाई एंड ऑफ द ईयर में। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऊपर वाले एग्जांपल पे वर्क नहीं कर रहा हूं, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूं। सो ये मैंने बैलेंस शीट बनाई 31 मार्च 2024 को। ऐसी एक और बैलेंस शीट अगर मैं बैलेंस शीट बना लूं 1 साल पहले की, दैट इज 1 अप्रैल 23 की, और इसमें मैंने चेक किया एसेट्स है 9000 का, एसेट्स है 9000 का, लाइबिलिटीज है 8000। बताओ यहां पे कैपिटल कितना होगा? अगर लाइबिलिटीज 9000 है, एसेट्स है 8000, बताओ यहां पे कैपिटल कितना होगा? व्हाट विल बी कैपिटल ईयर? बच्चों बताओ मेरे को। लाइबिलिटीज है 9000, सॉरी एसेट्स है 9000, लाइबिलिटीज है 8000, सो कैपिटल कितना होगा? हाँ, कैपिटल विल बी 1000 will be capital. If you are not giving the answer, you people are dumb. You are not understanding, I think. You should give the answer instantly. Answer नहीं देते हो, nonsense. It's not tolerated. So, 9000 minus 8000, 1000. So, beginning of the year का जो capital है, beginning of the year का जो capital है वो है 1000, और end of the year का capital है 2000। बच्चों कैपिटल इंक्रीज हो गया, और तुमको सबको मालूम होगा कैपिटल इंक्रीज होता है प्रॉफिट के वजह से, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल मिलता है। सो दिस 1000 इज नथिंग बट, ये 1000 का जो डिफरेंस आया ना, दैट इज नथिंग बट द प्रॉफिट। सो ओपनिंग कैपिटल 1000, क्लोजिंग कैपिटल 2000, तो ये जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट मिला है अपने को, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है दैट इज नथिंग बट प्रॉफिट। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है प्रॉफिट, अगर कम हो जाता तो लॉस था। तो मैंने बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर के कैपिटल को कंपेयर करके प्रॉफिट निकाल लिया। बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर के प्रॉफिट को कंपेयर करके मैंने ना, प्रॉफिट को नहीं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर और एंड ऑफ द ईयर के कैपिटल को कंपेयर करके मैंने प्रॉफिट निकाल लिया। इसीलिए जब रिकॉर्ड्स आर हाईली इनकम्प्लीट होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, वो ट्रेडर बिजनेसमैन को बिठा लेते हैं अपने साथ, और हम लोग ही उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में पूछते जाते हैं, वो बताते जाते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन वर्कआउट कर लेते हैं, और एक बैलेंस शीट बनाएंगे बिगिनिंग ऑफ द ईयर की, एक बैलेंस शीट बनाएंगे एंड ऑफ द ईयर की, एक बैलेंस शीट बनेगी बिगिनिंग ऑफ द ईयर की, एक बैलेंस शीट बनेगी एंड ऑफ द ईयर की। दोनों में कैपिटल मिलेगा, वो कैपिटल को कंपेयर कर लेंगे, डिफरेंस विल बी प्रॉफिट और लॉस। जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट लॉस होगा। सो मैं पहले बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट बनाता हूँ। फर्स्ट आई विल प्रिपेयर बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट। मेरा बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 1 अप्रैल 2023। दिस इज बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2023। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। चलो यहाँ की हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तुम लोग इमीडिएटली सेम पेज पे ही कंटिन्यू करो। सेम पेज पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक लाइन ड्रॉ करो, और अगले लाइन पे लिख दो सॉल्यूशन। ऑन द नेक्स्ट लाइन राइट सॉल्यूशन। इसको हम लोग बैलेंस शीट को बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट तो वो होती है, बैलेंस शीट तो वो होती है जो हम लोग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम से बनाते हैं। जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट। ये कोई बैलेंस शीट नहीं है, ये एस्टिमेटेड बैलेंस शीट है। ये सारे फिगर्स एस्टिमेटेड है जो मैंने ऊपर लिखे हैं। तो मैं इसको बैलेंस शीट नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो राइट डाउन ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स as on, opening statement of affairs as on 1st April 2023. Prepare it for 8 lines. 8 lines. ये बैलेंस शीट ही है, लेकिन नाम बैलेंस शीट नहीं देंगे, इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
हाँ 8 लाइंस की बना लो। Prepare it for 8 lines. Liabilities, assets. Liabilities, assets. बच्चों सबकी तैयार है ये बैलेंस शीट? एट लाइंस की बैलेंस शीट बना लो और लाइबिलिटी साइड में पहले लाइन पे लिख के रखना कैपिटल। लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट लाइन पे लिख दो कैपिटल। ऑन द फर्स्ट साइड राइट कैपिटल। यस, आर यू ऑल रेडी? कंप्लीट हो जाए तो बता दो, डन बता दो मेरे को। इफ इट इज डन प्लीज लेट मी नो। चलो ठीक है, आई थिंक इट्स डन। बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। सबसे पहला आइटम है प्रीमाइजर्स। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट्स नहीं होता है। सीधा लिखो प्रीमाइजर्स 12,000, फर्नीचर 5,000, प्रीमाइजर्स 12,000, फर्नीचर 5,000। सो प्रीमाइजर्स हो गया, फर्नीचर हो गया। नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक 8,500, स्टॉक के बाद में आ गया डेटर्स। डेटर्स 10,500। डेटर्स के बाद आ गया कैश। $500। कैश के बाद में आ गया बैंक। बैंक डेबिट है तो एसेट्स में आएगा 1,000। बच्चों कैलकुलेटर लेके बैठा करो। 1,000 एंड द लास्ट वन इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 3,800। 3,800 क्लोज करेंगे। 12 + 5 स्टार्ट क्लोजिंग। 12 + 5 17। 17,000 plus 8,500 plus 10,500 plus 500 plus 1,000, 37,500. Right here, 37,500 is the total. 37,500। इसमें से माइनस करेंगे 3,800 एंड यू गेट 33,700। ये लो कैपिटल आ गया। कैपिटल इज 33,700। ये बन गई बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग कैपिटल मिल गया। अब बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। यहाँ पे जगह नहीं है, 2 ही लाइन है। अगले पेज पे चले जाओ एंड राइट स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स statement of affairs as on
31st March 2024. Statement of affairs as on 31st March 2024. हाँ, बना लो, प्रिपेयर इट फॉर। एक बार 10 लाइन बना लो, जरूरत पड़ा तो एक्सटेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार 10 लाइन जितना बना लो, जरूरत पड़ा तो एक्सटेंड करेंगे। क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन, आरडीडी, वो सब एडजस्ट करना पड़ता है। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं, क्योंकि डेप्रिसिएशन है, आरडीडी है, ये सब ईयर एंड के एडजस्टमेंट्स होते हैं। लायबिलिटीज, एसेट्स, डेप्रिसिएशन है और एक आरडीडी है, बस और कोई बड़ा एडजस्टमेंट नहीं है। ड्राइंग्स वगैरह वो तो सब कैपिटल अकाउंट में आता है, ड्राइंग्स इधर नहीं लिखने का। चलो लिखना चालू करेंगे। सबसे पहले 31 मार्च को मेरे पास है प्रीमाइजर्स, फर्नीचर, बट दोनों के लिए डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी है। प्रीमाइजर्स का 5% है और फर्नीचर का 10% है। सो लिखो प्रीमाइजर्स, इनर कॉलम 12,000, फर्नीचर इनर कॉलम 5,000, माइनस डेप्रीसिएशन, प्रीमाइजर्स पे मैंने 5% डेप्रीसिएशन का रेट रखा है और फर्नीचर पे 10%। 12,000 का 5% इज 600, सो 11,400 हो गया, और 5,000 का 10% हो गया 500, सो दिस इज 4,500। 4,500। सो प्रीमाइजर्स और फर्नीचर दोनों हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट आइटम है स्टॉक 10,200, लिख दो स्टॉक, स्टॉक 10,200, डेटर्स, और डेटर्स पे 10% आरडीडी भी है, देख लो इधर। डेटर्स 15,000, माइनस आरडीडी 10%, सो ये हो गया 13,500। 13,500 आफ्टर डेटर्स मेरा नेक्स्ट आइटम है कैश 600, और बच्चों इस बार बैंक का ना क्रेडिट है, तुम देखो यहाँ पे बैंक क्रेडिट है। बैंक क्रेडिट होने का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। दिस इज बैंक ओवरड्राफ्ट, लिखो लाइबिलिटी साइड में, राइट ऑन लाइबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट। $1,500, और बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद में नेक्स्ट आइटम है, लास्ट आइटम है क्रेडिटर्स 4,900। क्रेडिटर्स $4,900। चलो लिख लिया, हमारे 10 लाइन में काम हो गया। क्लोज दिस, स्टार्ट क्लोजिंग 11,400,
11,400 plus 4,500 plus 10,200 plus 13,500 and plus 600. 40,200. We get 40,200. $40,200 में से माइनस कर दो 4,900 and minus 1,500. You get a balance of 33,800. There is a balance of 33,800. ये लो, ये मेरे को जो मिला था ना, ये बिगनिंग ऑफ द ईयर का कैपिटल मिला था, तो इसको बोलते हो ओपनिंग कैपिटल. दिस इज ओपनिंग कैपिटल. और ये एंड ऑफ द ईयर का कैपिटल मिला है, सो दिस इज नोन एज क्लोजिंग कैपिटल. अब ये ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल, ये दोनों से हम लोग बना लेंगे कैपिटल अकाउंट. एक कैपिटल अकाउंट बनाओ 4 लाइन्स का. प्रिपेयर 1 कैपिटल अकाउंट ऑफ 4 लाइन्स. तुम्हारे बैलेंस शीट के नीचे ही बना लो. बिलो योर बैलेंस शीट इटसेल्फ राइट कैपिटल अकाउंट. फोर लाइन्स. ओपनिंग बैलेंस शीट से मिलेगा ओपनिंग कैपिटल, वो लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्लोजिंग बैलेंस शीट से मिलेगा क्लोजिंग कैपिटल, टू बैलेंस कैरी डाउन. ओपनिंग कैपिटल है 33,700 एंड क्लोजिंग कैपिटल है ये रहा 33,800. और एक एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग्स. अरे ड्राइंग्स को कैपिटल से माइनस करते हैं. कैपिटल से माइनस करने का मतलब है कैपिटल में डेबिट करना. अपने पास प्रॉब्लम में एक ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है. देखो मैंने प्रॉब्लम में तुमको ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दे के रखा है. आई हैव गिवन यू ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर. मेरा ये डेप्रीसिएशन का एडजस्टमेंट हो गया, आरडीडी का एडजस्टमेंट हो गया, खाली ड्राइंग्स बाकी है. कैपिटल में डेबिट कर दो. ये जो क्लोजिंग कैपिटल आया है ना 5,000 की ड्राइंग्स के बाद आया है, सो राइट हियर 5,000. 33 प्लस 5 कम्स टू 38,800. 38,800 and 33,700. 38,800 minus 33,700. 38,800 है ना, माइनस 33,700. बच्चों ये डिफरेंस आता है. आर यू गेटिंग अ डिफरेंस ऑफ 5,100? एम आई करेक्ट? सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5,100. 38,800. हाँ 38,800 माइनस 33,700. लिखो 5,100. सर्कल इट बाय नेट प्रॉफिट. अगर ये साइड डिफरेंस आया तो नेट प्रॉफिट, और डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो नेट प्रॉफिट. ये लो प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल गया. वी गॉट प्रॉफिट फॉर द ईयर. और जैसे मैंने ये प्रॉफिट निकाला ना, ये जो जिसका मैं ऑडिट कर रहा था ना, ही वाज सो हैप्पी. और फिर मैंने उसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया. स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके दिया. इसके नीचे लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जिसको अकाउंट्स नहीं समझता उसको डेबिट क्रेडिट नहीं समझेगा, वो स्टेटमेंट समझ जाते हैं. लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड.
प्रॉफिट एंड लॉस, for the year ended 31st March 2024, for the year ended 31st March 2024। हाँ, ये स्टेटमेंट बना लो, 4 लाइन का स्टेटमेंट बना लो, बहुत हो गया। प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट फॉर 4 लाइन्स। सिंगल कॉलम, अरे स्टेटमेंट बनाना बहुत इजी है, ये स्टेटमेंट बनाना बहुत इजी काम है। मैं बता देता हूं, ये स्टेटमेंट बनाना बहुत इजी काम है। हम लोग ये स्टेटमेंट क्या करेंगे मालूम है? व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं ना ये कैपिटल अकाउंट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दूंगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का मतलब आई विल स्टार्ट विद दिस क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल 33,800। फिर ये साइड ऐड करूंगा, डेबिट साइड ऐड करूंगा। ये 33,800 को इनर कॉलम में लिखो बच्चों, 33,800 इनर कॉलम में। फिर डेबिट साइड ऐड करूंगा, ये ड्राइंग्स डेबिट साइड में है ना, डेबिट साइड ऐड करेंगे, क्रेडिट साइड माइनस करेंगे। ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ऐड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 5,000। टोटल बाहर निकाल लो 38,800, और फिर ये क्रेडिट साइड माइनस करेंगे ना तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्रेडिट साइड में लिखेंगे लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल 33,700, ओपनिंग कैपिटल 33,700। तो देख लो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही तो घुमाया, डेबिट साइड ऐड किया, क्रेडिट साइड माइनस किया, और अपने को मिल गया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो मैंने नेट प्रॉफिट तो निकाला, लेकिन इनकम और एक्सपेंसेस से नहीं, अकाउंटिंग इक्वेशन से। बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट बनाई, बिगिनिंग ऑफ द ईयर का कैपिटल निकाल लिया। एंड ऑफ द ईयर की बैलेंस शीट बनाई, एंड ऑफ द ईयर का कैपिटल निकाल लिया। और एक फिर कैपिटल अकाउंट बना लिया, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल लिखा, एक ड्राइंग्स लिख दिया, एंड वी गॉट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। सो बाय जस्ट कंपेयरिंग वी गॉट नेट प्रॉफिट। जो इनकम और एक्सपेंसेस से मिलता था ना, वो कैपिटल से वर्कआउट कर लिया। बच्चों समझा क्या ये? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? मैंने पहला एग्जाम्पल किया है, दिस इज माई फर्स्ट एग्जाम्पल। मैंने मेरा इलस्ट्रेशन दिया था, और ये किसका था? ये मेरा इलस्ट्रेशन जो मैंने दिया था, ये रिकॉर्ड्स आर हाईली इनकम्प्लीट का ही है। दिस रिकॉर्ड्स आर हाईली इनकम्प्लीट। हम लोग अभी दूसरे साइड तो गए ही नहीं है, रिकॉर्ड्स रीजनेबली कंप्लीट में तो गए नहीं हम लोग। एक मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विल सॉल्व वन मॉड्यूल क्वेश्चन। रिकॉर्ड्स हाईली इनकम्प्लीट में मॉड्यूल का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बैकग्राउंड में प्रोसेशन बंद ही नहीं होता। मॉड्यूल 2 है, ये रहा अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स।
ये रहा, इलस्ट्रेशन नंबर 1. Illustration number 1. This is on page number, तुम्हारे नए मॉड्यूल का ही है, पेज नंबर 9.6. यू कैन सी हियर. पेज 9.6 पे यू डोंट नीड टू ओपन मॉड्यूल, मैं क्वेश्चन रिफर कराऊंगा. बच्चों, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई थी? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी हमने सिर्फ ओपनिंग कैपिटल के लिए, और हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाई थी क्लोजिंग कैपिटल के लिए. तो ये प्रॉब्लम में अपने को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोल रहे, बोलते हैं राजू लिमिटेड डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ हिज बिजनेस, हाउएवर ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. देख लो, बैलेंस शीट बनाते तो भी ओपनिंग कैपिटल मिलता, तो इन्होंने दे दिया है, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते तो क्लोजिंग कैपिटल मिलता, वो दे रखा है. ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों दे रखा है. इसका मतलब है मेरा सॉल्यूशन सीधा यहां से चालू होएगा, कैपिटल अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो मैंने तो थोड़ा ज्यादा डिटेल्ड प्रॉब्लम बता दिया तुमको. ये वाले प्रॉब्लम में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल है हमारे पास. और फिर ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर एक नया एडजस्टमेंट है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर. सीधा सिंपल प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर वर्कआउट करना है. तो एक काम करते हैं, तुम्हारे पास ये पेज पे काफी जगह इस पे आ जाएगा, सेम पेज पे है काफी जगह. इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन नंबर 1, ICI मॉड्यूल. इलस्ट्रेशन 1 ICI मॉड्यूल. एक कैपिटल अकाउंट बना लो. 1 2 3 4 5 लाइन्स का कैपिटल अकाउंट बना लो. ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग कैपिटल मिलता है, क्लोजिंग बैलेंस शीट से क्लोजिंग कैपिटल मिलता है, वो दोनों अपने को दे रखा है. वो दोनों का अपने को दोनों अवेलेबल है अपने पास. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरिड डाउन. ओपनिंग कैपिटल इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन. अरे तुम्हारा तो हुआ कि नहीं हुआ मालूम पड़ा, मैं फटाफट मेरे स्पीड में करते जा रहा हूं. ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन. ओके, लिखो ओपनिंग कैपिटल 10,000 and closing capital is 12,500. Closing capital is 12,500. Closing capital is 12,500. और फिर ड्राइंग्स देके रखा है 3,000. लिख दो ड्राइंग्स. टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स 3,000. और एक और इंफॉर्मेशन है, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर. दिस इज नथिंग बट फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस. जब हम लोग और कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं ना बिजनेस में, तो एंट्री बन जाती है कैश बैंक टू कैपिटल. सो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की ये एंट्री है, कैश बैंक टू कैपिटल. एंट्री में कैपिटल क्रेडिट है ना,
तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख दो बाय कैश बैंक, बाय कैश बैंक अकाउंट 3750, 3750, दिस इज डन। मैं कैपिटल अकाउंट क्लोज करूंगा। ये समझा क्या है कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर? कैपिटल एडेड के लिए फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बिजनेस में और कैश आया, कैश बैंक टू कैपिटल, कैश कम्स इन गिवन बाय द ओनर, सो ओनर को क्रेडिट। चलो क्लोज करो। 15,500, 15,500, हाँ 15,500 निकालो। $15,500 minus 13,750, 1750 by net profit, by net profit 1750, 1750 बस। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं नीचे। लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड लगभग 5 से 6 लाइन का बना लो, 5 लाइन का बना लो। और वैसे ही डेबिट माइनस क्रेडिट करेंगे। डेबिट माइनस क्रेडिट में भी लास्ट में से शुरू करेंगे। डेबिट माइनस क्रेडिट में लास्ट में से शुरू करेंगे। ये क्लोजिंग कैपिटल है, लिखो क्लोजिंग कैपिटल। $12,500 add drawings during the year, add drawings during the year 3,000, this gives you 15,500, 15,500 लेस ये तो हो गया, डेबिट साइड तो हो गया। अभी क्रेडिट साइड में जाएंगे ना, तो पहले ओपनिंग कैपिटल माइनस मत कर लेना। ओपनिंग कैपिटल लास्ट में, लास्ट में ओपनिंग कैपिटल। सो पहले लेस करेंगे, लेस फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, less further capital introduced, further capital introduced 3750। अब लिखोगे लेस ओपनिंग कैपिटल। सर वाई सो? अरे अगर स्टार्ट क्लोजिंग से किया है तो एंड ओपनिंग कैपिटल पे होना चाहिए और कुछ नहीं, खाली प्रेजेंटेशन वाली बात है। 10,000 निकालो। 13,750 एंड यू गेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अपने को मिल जाएगा नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। डिफरेंस आ गया 1750। net profit for the year
नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर देख लो, मैंने इंस्टीट्यूट का इलस्ट्रेशन भी कर दिया। आई हैव डन इलस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूट एज वेल। बोलो बच्चों, समझा सब लोगों को? एवरीबडी अंडरस्टूड और नॉट? टुडे आई जस्ट इंट्रोड्यूस द टॉपिक। एक इलस्ट्रेशन मैंने मेरा करवाया है, एक इलस्ट्रेशन मैंने मेरा करवाया ये वाला, और एक इलस्ट्रेशन मैंने मॉड्यूल का किया है। आई विल स्टॉप दिस क्लास हियर। मैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में अब इसके आगे बढ़ जाऊंगा। इसमें मैं मेरे 2 इलस्ट्रेशन और कराऊंगा और स्टडी मटेरियल में जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट कर दूंगा। जितने भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में ये वाले मेथड से रिलेटेड है मैं कंप्लीट करा दूंगा मेरे 2 इलस्ट्रेशंस के साथ। सो दिस पार्ट ऑफ द टॉपिक विल बी डन। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। विल स्टॉप दिस लेक्चर हियर। आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। यस एवरीबॉडी।